तो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और पेपर आज हम लोग पढ़ेंगे छठा हिंदी का। किसका पढ़ेंगे? हिंदी का, और वो भी पवन सीरीज के हिंदी को पढ़ेंगे। हिंदी पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, वास्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं उनको पढ़ेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बिना कहे कर दीजिए। आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। पवन सीरीज के जितने भी था, हिंदी का, इंग्लिश का, साइंस का और सामाजिक विज्ञान का, वर्तमान भारतीय समाज, प्रारंभिक शिक्षा, पेपर 7 जो हम लोगों के होते हैं सेकेंड सेमेस्टर, मैंने सारा करा दिया है। आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिए। और राजन सीरीज का भी मैंने करा दिया है। राजन सीरीज के साइंस और मैथ के बचे हुए हैं, उनको भी मैं कंप्लीट करा दूँगी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आज मैं एक ही वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं हिंदी के, मैं उनको आज कंप्लीट करा दूंगी। ये हम लोग अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्म है। क्या पूछ रहा है कि कौन सा व्यंजन ऊष्म है। अगर हम लोग ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसमें क्या होता है? ये शाह होता है, ये भी शाह होता है, ये भी शाह होता है, और एक क्या होता है? हा होता है। क्या होता है? हा होता है। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। शा, शा, हा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हम लोग का है कि शा संयुक्ताक्षर निम्नलिखित व्यंजनों के मेल से बना है। अगर हम लोग शा की बात करें तो ये शा प्लस रा से बना हुआ है। अगर हम बात करें संयुक्ताक्षर कितने होते हैं, तो संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 4 संयुक्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, देखते हैं कि खा का उच्चारण स्थान क्या है। अगर हम खा के उच्चारण की बात करें तो खा का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। का, खा, गा, घा, अंगा, ये क्या है? खा क्या उच्चारण स्थान, यानी जो कंठ से बोले जाते हैं स्वर कौन कौन से? का, खा, गा, घा। अगर हम लोग कुछ बात करें कि उच्चारण स्थान नहीं याद होता है कि कहाँ से किसको क्या बोला जा रहा है, तो आप लोग जानते होंगे कि का से मा तक के स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसको हम लोग कैसे याद रखते हैं? कचट तब से का, चा, टा, ता, और क्या होता है? पा। ऐसे हम लोग इसको याद रखते हैं, कचट तब से। उसके बाद इसके उच्चारण स्थान को याद करने की एक ट्रिक थी, केटीएम। केटीएम 2, केटीएम 2, इसके उच्चारण स्थान को याद करने की क्या ट्रिक थी? केटीएम 2। और अगर हम का की बात करें, मतलब के की बात करें, तो के से हम लोग क्या हो गया? कंठ हो गया हम लोग का। टी से क्या हो गया? तालु हो गया। कंठ तालु हो गया। एम से क्या हो गया? मूर्धन्य हो गया। क्या हो गया? मूर्धन्य हो गया। अगर हम लोग डी से बात करें तो दंत हो गया। क्या हो गया? दंत हो गया। ओ से बात करें तो हम लोग क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। मतलब जितना भी एक का वर्ग का जो भी आएगा, का, खा, गा, घा, अंगा, ये कहाँ से बोला जाएगा? अगर हम लोग बात करें तो कंठ से बोला जाएगा। कहाँ से बोला जाएगा? कंठ से बोला जाएगा। अगर हम चा से बात करें कि चा वर्ग वाले चा, टा, काखा, गागा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, ये कहाँ से बोलेंगे? तालु से बोलेंगे। अगर हम टा वर्ग की बात करें तो टा, ठा, डा, ढा, ये कहाँ से बोलेंगे? मूर्धन से बोलेंगे। ता से हम लोग क्या बोलेंगे? ता, था, दा, धा, ये कहाँ से हम लोग बोल रहे हैं? दंत से बोल रहे हैं। और वहीं पा की अगर हम बात करें, पा वर्ग की, तो पा, फा, बा, भा, ये हम लोग कहाँ से बोलेंगे? ओष्ठ से बोलेंगे। ये आपके क्या हो गए? उच्चारण स्थान हो गए। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या कि मुद्रा शब्द का अर्थ क्या है। मुद्रा शब्द का अर्थ क्या है? अगर हम लोग मुद्रा शब्द के अर्थ की बात करें तो इसको अंगूठी भी बोलते हैं, आकृति भी बोलते हैं, रुपया भी बोलते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अज शब्द का अर्थ है। अगर हम लोग बात करें अज शब्द के अर्थ की, तो अजमिश क्या होगा? दशरथ के पिता। अजगर, आज, आजीवन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दशरथ के पिता। जंगम का विलोम क्या होगा? अगर जंगम की बात करें तो अस्थावर होता है। क्या होता है? अस्थावर होता है। अनुग्रह की बात करें तो अनुग्रह का विग्रह होता है। अनुग्रह का क्या होगा? विग्रह होगा।
नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि हर्ष स्वर कौन सा है, हर्ष स्वर कौन सा है, हर्ष स्वर की बात करें कौन सा नहीं है, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। तो ये बड़ा आ हम लोग का जो ये है हर्ष स्वर नहीं है, ये हम लोग का क्या है, दीर्घ स्वर है। कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर है। कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर है। यार अलावा ये कौन से व्यंजन होते हैं, तो यार अलावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन शा शा हा, इसकी संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। दो गुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है, डा ढा होता है। दृज शब्द का अर्थ है, अगर हम लोग बात करें दृज शब्द के अर्थ की बात की तो इसमें ब्राह्मण भी होता है, पंक्षी भी होता है, दांत भी होता है और क्या होता है, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का है कि लिपि का प्रथम सोपान क्या है। अगर हम लोग बात करें लिपि के प्रथम सोपान की तो बच्चों को पहले हम लोग चित्र के माध्यम से सिखाते हैं, इससे पहला इसका सोपान क्या हो जाएगा, चित्रलिपि। और क्या दिया हुआ है, वर्ण लिपि, इनमें से कोई नहीं अक्षर लिपि। पहले हम बच्चों को चित्र के माध्यम से चीज़ों को बताते हैं, फिर हम बच्चों को वर्ण बताते हैं, वर्ण के बाद हम लोग बच्चों को क्या बताते हैं, अक्षर बताते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चित्रलिपि। अब्ज शब्द का अर्थ है, अगर हम अब्ज शब्द की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, अब्ज शब्द को शंख हो जाएगा, कपूर हो जाएगा, कमल। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्या होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। और पूछ रहा है कि का से माँ तक के व्यंजन कहलाते हैं। का से माँ तक के व्यंजन क्या कहलाते हैं। अगर हम का से माँ की बात करें तो ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्या होता है, शा शा हा। अंतस्थ की बात करें तो ये होते हैं 4, या अलावा होता है। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, का से माँ तक की, और इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो ये 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन का से माँ तक का। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। आधीन हम लोग ऐसे लिखते हैं, छोटा आ होता है ना कि बड़ा आ, इसलिए ये सब आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का है कि मांटेश्वरी विधि का उपयोग करते हैं। हम लोग मांटेश्वरी विधि का उपयोग कब करते हैं, मांटेश्वरी विधि का हम लोग उपयोग लेखन शिक्षण में करते हैं। कब करते हैं, लेखन शिक्षण में करते हैं। छा, छा कैसे लिखते हैं हम लोग, किस संयोग से बनता है, तो छ का और इस शा से बनता है, किससे, शा से बनता है। पर्वत शब्द का समानार्थी है। अगर हम लोग पर्वत की बात करें तो पर्वत का जो समानार्थी शब्द है वो कूट है। समानार्थी मतलब समान अर्थ देने वाले, इसको समानार्थी भी बोल सकते हैं, पर्यायवाची भी बोल सकते हैं। इसलिए पर्वत का कूट हो जाएगा। घन मिस बादल होता है, आप लोग जानते ही होंगे, घन का बादल होता है। अगार मिस क्या होता है, अगार मिस घर होता है। पादप मिश्र वृक्ष होता है। नेक्स्ट हम लोग का है कि विरोध का शब्द विलोम है। विरोध, किसी का कोई अगर विरोध कर रहा है तो हम उसका क्या करेंगे, समर्थन करेंगे। यही तो आजकल लोग करते हैं, क्या करते हैं, जो उसका विरोधी रहेगा उसी का वो लोग क्या करेंगे, दूसरे का समर्थन करेंगे। शा सा हा व्यंजन है। शा शा हा मैंने आपको बताया क्या है, ऊष्म व्यंजन है। फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं। यार अलावा ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन। क्षत्रिज्ञ ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। 2 गुण डा ढा 2 गुण व्यंजन है। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, आह शब्द का अर्थ है। अगर हम आह शब्द की बात करें तो आह में शाप होता है, शप में शाप हो गया। अस्थावर का विलोम क्या होगा, अस्थावर का विलोम जंगम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ना कि डीएलएड में ही, यूपी टेट, सी टेट और से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये प्रश्न अधिकतर रिपीट होता रहता है कि अस्थावर का विलोम क्या है। नेक्स्ट हम लोग का है क्या करना है कि शुद्ध शब्द है। अगर हम बात करें कुमुदनी कैसे लिखेंगे तो इसमें छोटी ई की मात्रा होता है। क्या होता है, छोटी की मात्रा होते हैं। का पे छोटा ओ की मात्रा, माँ पे छोटा ओ की मात्रा, दा पे छोटी की मात्रा होता है, ना पे बड़ी की मात्रा। क्या हो जाएगा, कुमुदनी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि भाषा संसार का नादमय चित्र है। यह कथन किसका है, तो यह कथन सुमित्रा नंदन पंत जी का है कि भाषा संसार का नादमय चित्र है।
देवनागरी लिपि की विशेषता संबंधित नहीं है। अगर हम बात करें देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है तो देवनागरी में क्या होता है, संबंधित नहीं है पूछा गया है, तो देवनागरी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, ये तो राइट है। एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता, ये भी बात सही है। शिरारेख का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए किया जाता है, ये गलत है। हम लोग शिरारेख का प्रयोग अनावश्यक, ऐसा नहीं कि वो अनावश्यक है, केवल अलंकरण के लिए किया जाता है, नहीं। शिरारेख का प्रयोग हम लोग शब्दों को जोड़ने के लिए भी कहते हैं। अगर हम लोगों ने एक सा यहाँ लिख दिया, एक रा यहाँ लिख दिया, सा रा और ये ला यहाँ लिख दिया, तो हमें पता क्या, हम लोग वैसे तो पढ़ेंगे इसको सा रा ला, लेकिन अभी हम इसको एक साथ जोड़ के लिख दें, उसके बाद हम शिरोरेख खींचें तो ये क्या होगा, एक शब्द बन गया। तो ये शब्दों को जोड़ने का भी काम करता है, केवल अलंकरण के लिए ही नहीं होता है। एक वर्ण संकेत में अनिवार्य एक ही ध्वनि व्यक्त होता है, ये भी बात सही है। ये अगर कमल लिखा है तो हम उसको कमल ही पढ़ेंगे, कमल ही पढ़ेंगे, इसमें कोई भी वर्ड साइलेंट नहीं रहता है। जैसे हम लोग गाइड लिखते हैं GUID, लेकिन इसको पढ़ते हैं GIDE गाइड, इसीलिए इसमें शब्दों का भ्रम नहीं होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वर्ड है। अगर वर्ड यहाँ पे ना दिया रहता, ध्वनि भी दिया होता, तो हम लोग उसको सही कर देते कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि और वर्ड होती है। वर्णमाला का आश्रय है, वर्णमाला का आश्रय वर्णों की व्यवस्थित समूह से है। देखो, वर्णमाला एक व्यवस्थित क्रम में होता है, ऐसा नहीं है कि वर्णों शब्दों के समूह से वर्णमाला नहीं बढ़ता, वर्णों में संकलन में नहीं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला इस कहते हैं, क्योंकि छोटा आ के बाद बड़ा आ ही आएगा, छोटी ई के बाद बड़ी ई ही आनी है, इसलिए ये क्या है, एक व्यवस्थित क्रम है। ऐसा नहीं है कि छोटा आ के बाद छोटी ई आ जाएगा और बड़ा आ से पहले बड़ी ई आ जाएगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसका क्या है, एक व्यवस्थित क्रम होने के कारण ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को क्या कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में मूल्यतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो मूल्यतः वर्णों की संख्या बात करें तो 52 होती है। अयोगवाह क्या है? अयोगवाह हम लोग विसर्ग को बोलते हैं। ये जो हमारे बिंदी रहते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, अयोगवाह भी कहते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। डा ढा क्या है? डा ढा की बात करें तो ये उक्षिप्त हैं, उक्षिप्त भी है, इन्हीं को हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। शा का उच्चारण स्थान क्या है? अगर हम लोग शा की बात करें तो शा कहाँ से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है, क्योंकि का, चा, टा, ता और क्या होता है, पा होता है, के से कंठ तालु मूर्धन, कंठ तालु, तो तालु में क्या आ रहा है, चा छा जा, और जिसके पास यश रहता है उसी को क्या, जिसके हाथों में ताल है उसी को क्या मिलती है, यश मिलती है। यश जिसके पास है वो किसके मिलेगा, जिसको ताल की समझ है उसी को क्या मिलता है, यश मिलता है। हम लोग इसको इससे याद रख सकते हैं। या और सा किस में आएगा, तालु में आता है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, आनंद का विलोम क्या है? आनंद मीन्स क्या होगा, हैप्पी, खुश, तो आनंद का विलोम विषाद हो जाएगा। विष मीन्स जहर, औनी मीन्स क्या होता है, धरती होता है। अर्पण मीन्स क्या होना, किसी को समर्पित करना। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है श्रृंगार। हम लोग श्रृंगार ऐसे लिखते हैं, ना कि ऐसे लिखते हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। दृज शब्द का अर्थ है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि दृज में दांत भी होता है, ब्राह्मण पक्षी, ये आप याद करिए, ये बहुत रिपीट होता है एग्जाम में। कबीर के सूफी गुरु कौन थे? कबीर के सूफी गुरु कौन थे? अगर हम बात करें तो शेख तकी कौन थे? सूफी गुरु थे। क्या भूलूं क्या याद रखो, ये किसकी विधा है? क्या भूलूं क्या याद रखो, ये आत्मकथा है, किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। मुंशी प्रेमचंद की रचना जो अधूरी रह गई कौन सी है? मंगल सूत्र। कौन सी रचना इनकी अधूरी रह गई थी? मंगल सूत्र। घड़ी साज शब्द है, घड़ी साज शब्द की बात करें तो शंकर शब्द क्या है? घड़ी और क्या है इसमें जुड़ा हुआ है? साज। जब दो शब्दों को जोड़ के बनाते हैं तो क्या कहलाते हैं? संकर शब्द।
घड़ी साज। रसाल का पर्यायवाची क्या है? रसाल की बात करें तो आम। जिसका जन्म पहले हुआ है उसका अर्थ है अग्रज। जिसका जन्म बाद में होता है उसको हम लोग अनुज बोलते हैं। आँख का अंधा नाम नयन सुख। इसका अर्थ क्या है? गुण के विरुद्ध नाम होना। गुण के विरुद्ध नाम होना। नाम तो रख दिया राम और सारे गुण उनके कौन से हैं? रावण वाली। कौन से हैं? रावण वाली। तो उसी पे एक कहावत है कि आँख का अंधा नाम नयन सुख। अचरज शब्द का तत्सम है। अचरज शब्द का तत्सम है। अचरज का तत्सम आश्चर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आश्चर्य हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? तपस्वी का तद्भव रूप है। तपस्वी, अगर हम लोग तपस्वी की बात करें तो तपसी हो जाता है। क्या हो जाता है? तपसी हो जाता है। सूर्यदास की रचना है। सूर्यदास, सूर्यदास की अगर हम रचना की बात करें, सूरदास की रचना है साहित्य लहरी। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा का विकास कैसे करते हैं? तो हम करते हैं वर्णमाला के द्वारा। पहले हम बच्चों को वर्णमाला सिखाते हैं, उसके बाद लेखन, फिर वार्तालाप सिखाते हैं सुलेख द्वारा। ये सब चीज़ें बाद में होती है। पहले हम बच्चों को क्या करते हैं? वर्णमाला सिखाते हैं। किसके माध्यम से? चित्रों के माध्यम से क्या करते हैं? वर्णमाला सिखाते हैं बच्चों को। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि का पर्यायवाची यामिनी, विभावरी, रैन, ये सब रात्रि का है, बट सौदामिनी ये रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। विमुख का विपरीत का हो जाएगा। विमुख का विपरीत उन्मुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उन्मुख हो जाएगा। आँखें खुलना, मुहावरे का अर्थ है होश में आ जाना। क्या है? होश में आ जाना। अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अति। क्या है? अति है। मानक हिंदी मूल आधार कौन सी बोली है? मानक हिंदी आधार कौन सी है? खड़ी बोली है। क्या है? खड़ी बोली है। दिए गए विकल्पों में कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? भार्गवी जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। भारती, शारदा, वीणापाणी ये सब क्या हैं? सरस्वती के पर्यायवाची। भिक्षुक में प्रत्यय भिक्षुक उक आ रहा है ना, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि थ्योरिकल क्वेश्चन बहुत कम ही बच्चे हैं पढ़ते हैं। और रही बात हिंदी ऐसा होता है कि बच्चे सोचते हैं कि हिंदी में है क्या, मैं तो इसको बिना पढ़े ही पास कर लूँगी या कर लूँगा। लेकिन जो बच्चे एकदम से नहीं पढ़ते हैं, एग्ज़ाम टाइम में आप पूछिएगा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों से कि जो हिंदी एकदम से नहीं पढ़ के गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था उनको छोड़े, नहीं पढ़े थे 4-5 साल, और वो सोच रहे थे कि हिंदी में क्या है मैं तो कर लूँगा, तो वो बच्चे किसी तरह 10 से 12 नंबर का करके आए और सोच रहे हैं कि कहीं मेरा बैग तो ना लग जाए। ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं बैग तो ना लग जाए, वो भी किस में? हिंदी में। तो इसलिए आप हिंदी को हल्के में मत लीजिए, आप हिंदी को भी पढ़िए। ऐसा नहीं है कि हिंदी आप कर लेंगे, अगर आप पढ़ेंगी नहीं तो क्या हिंदी हो कुछ भी आप नहीं कर सकते। इसीलिए थोड़ा बहुत अगर आप चीज़ों का ज्ञान रखेंगे तो आप हिंदी ही नहीं सारे सब्जेक्ट को अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिए। और आप हमारी 1-2 वीडियो नहीं 100+ वीडियो पढ़ चुकी हैं, सिर्फ डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर को ध्यान में रखकर। अगर आप कंटिन्यू एक वीडियो अभी से देखना स्टार्ट करें, मैं बहुत लंबी वीडियो भी नहीं बनाती हूँ, अब मैंने थोड़ा लॉन्ग करना स्टार्ट किया, बट मेरे शॉर्ट वीडियो मैक्सिमम 10 से 15 मिनट, बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं है। आप आराम से एक दिन में 3 वीडियो देख के उसको पूरा कर सकते हैं। और एग्ज़ाम से पहले 2 से 3 बार रिवीज़न भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार पढ़ सकते हैं, 2-3 बार रिवीज़न करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप पूछ लीजिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों से, तो एकदम नहीं पढ़ के गए थे। इंग्लिश में भी रो रहे हैं कि कहीं बैक ना लग जाए, और मैथ में, यहाँ तक कि हिंदी में वो सोच रहे हैं कि कहीं बैक ना लग जाए। और संस्कृत का तो हाल वही लोग जानते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है। क्या कहलाती है? ईशान। क्या कहलाती है? ईशान कहलाती है। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? अगर हम हिंदी में स्वर की बात करें तो मैंने आपको हिंदी के अपने हैंड रिटन नोट्स
जो थे उनसे मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाया था और मैंने बताया था कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं, देवनागरी लिपि में कितने बताए गए हैं, ये सारी चीज़ों को मैंने आपको बताया था। मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके देखिएगा ज़रूर। हिंदी में स्वर की बात करें तो हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। मनुष्य में उच्चारण उपयोगी अव्यय है। मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अव्यय क्या हैं? तो काकल, दंत, कंठ, ये सभी उच्चारण के लिए उपयोगी। बिना इन सब के कुछ ना कुछ अधूरा ही रह जाएगा। ध्वनि विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। मानव के मुख से निकली ध्वनि का किया जाता है। औसत आकृति के आधार पर स्वर क्या कहलाते हैं? वो वृत्ताकार, आवृत्ताकार स्वर दोनों होते हैं, क्योंकि हम ओठों को खोल के, गोल घुमा के, हर तरीके से वृत्ताकार आकृति से और आवृत्ताकार दोनों तरीके से हम लोग क्या करते हैं? स्वरों का उच्चारण करते हैं। व्यंजनों के उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। तो व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। ध्वनि के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है या होते हैं। श्वासर तंत्री कंपन, श्वास की मात्रा, जीवा तथान। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में दंत व्यंजन हैं। अगर दंत की बात करें, दंतन व्यंजन कौन से हैं? दंत, ना, ये क्या है? दंत, इसको हम दंतत व्यंजन भी बोलते हैं। आश्चर्य, हर, शोर, उत्साह। आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यंजन क्या करने का प्रयोग है? तो ये विस्मयादि बोधक में हम खुशी जताते हैं, दुख जताते हैं, छी, ये सारे जो चिन्ह, ये सारी चीज़ें जो आती हैं विस्मयादि बोधक में आती हैं। और इसका जो चिन्ह होता है ये होता है, जहाँ भी आपको इसका चिन्ह ये मिल जाए तो आप समझ जाइए कि ये क्या है? विस्मयादि बोधक है। ढा का उच्चारण स्थान क्या है? टा, ठा, डा, ढा। ये किस वर्ग में आएगा? तो ये टा वर्ग में आएगा। किस वर्ग में आएगा? टा वर्ग में आएगा। लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालक के हाथों की गतिविधि करनी पड़ती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन श्रीमती मांटेसरी का है। श्रीमती मांटेसरी का है। मैंने आपको बताया था कि मांटेसरी ने लेखन पद्धति पर इसीलिए फोर्स किया था कि इससे क्या होगा कि बच्चे अपने शारीरिक क्रिया करेंगे। वो क्या करती थी कि एक बॉक्स देती थी, उसमें अगर बच्चे को ए सिखाना है तो वो ऐसा ए कटा रहता था, ऐसे बिंदी टाइप का रहता था। उसमें बच्चे ऐसे बार बार पेंसिल चलाते थे, ऐसे करके बच्चे जब बार बार पेंसिल उसी पे चलाते थे, ऐसे चलाते थे, तो बच्चों को ए बनाना आ जाता था। क्यों? क्योंकि बच्चे जब कोई चीज़ पाते थे तो बार बार उस पर ऐसे करने लगते थे, इस कारण बच्चों को ए बनाना आ जाता था। ऐसे ही उन्होंने क्या कहती थी कि बच्चे क्रियाकलाप के माध्यम से सीखते हैं। बच्चों को खेल के माध्यम से हमें शारीरिक गतिविधियों द्वारा सिखाया जाना चाहिए। जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है, स्पर्श से होता है, वो क्या है? का, खा, गा, घा, ये क्या है? कंठ ध्वनि है। ज्ञानार्जन और ज्ञान विद्धि का साधन है। ज्ञानार्जन और ज्ञान विद्धि का अगर हम लोग साधन की बात करें तो क्या है? प्रत्यक्ष निरीक्षण, स्वानुभव, विचार विनिमय, स्वाध्याय तथा पाठन अभ्यास। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इन सभी के माध्यम से हम ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि कर सकते हैं। विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण क्या है? विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, यही इसका राइट आंसर है कि विराम चिन्हों का ज्ञान नहीं होगा तो आप विराम संबंधी समस्या के प्रमुख कारण होंगे। विवरित स्वर हैं ओ, बड़ा आ और ओ, ये क्या है? विवरित स्वर हैं। आनंद का पर्यायवाची शब्द हैं मोद, सुख, प्रमोद, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छत्रिज्ञा, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ये या नहीं है, ये इसके संयोग से बनता है। ज्ञा में क्या बनता है? निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है। अगर हम लोग दीर्घ स्वर की बात करें तो बड़ा आई हम लोग का क्या है? दीर्घ स्वर है। ये सारे क्या हैं? मूल स्वर हैं। जिसके उच्चारण से निचला ओठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है वो क्या है?
बा बोल के देखिएगा तो इसमें क्या होगा, आपका निचला ओठ जो है वो ऊपरी दांतों को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। बा आप जब भी बोलेंगे आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा इसको पढ़ते वक्त। जो बहुत अधिक बोलता है, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द, उसको हम लोग वाचाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाचाल बोलेंगे। जागृत का विलोम शब्द क्या होगा, सुषुप्त हो जाएगा। ये जल रहा है, ये मुरझा गया। सजग का पर्यायवाची नहीं है। सजग में वो सचेत रहेगा, सावधान रहेगा, चौकस रहेगा, लेकिन पहरेदार नहीं रहेगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहरेदार। सजग का पर्यायवाची नहीं है, पहरेदार। महाकवि शब्द में क्या है कि प्रयुक्त समास है। अगर महाकवि की बात करें तो महाकवि में महान है जो कवि, जहाँ भी है आ जाए और उसका क्या हो सके, तोड़ सकें और पढ़ सकें, वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। महान है जहाँ आ जाता है वो क्या हो जाता है, कर्मधारय समास। रानी केतकी की कहानी है, ये इंशाअल्लाह खा की है। ये बहुत रिपीट होता है, टेट में तो बहुत रिपीट होता है कि रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है, इंशाअल्लाह खां है। ये आपके एग्ज़ाम में भी रिपीट होता है और आप इसको अच्छे से याद करिए। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप डीएलएड कर रहे हैं, सिर्फ डीएलएड कहने के लिए कर रहे हैं। डीएलएड आप किस लिए कर रहे हैं, आपको टीचर बनना है। अगर आपको टीचर बनना है तो आपको टेट सीटेट देना पड़ेगा, टेट भी देना पड़ेगा और सुपर टेट देना पड़ेगा। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करिए, ना कि आप ये समझें कि मैं किसी तरह डीएलएड पास हो जाऊं। आप डीएलएड तो अच्छे से पास होइए ही, लेकिन आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप डीएलएड पास करके निकलें। अगर आपके सामने वैकेंसी आ जाए तो आप तुरंत उसको क्रैक करके और एक आप टीचर बन जाइए। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। ये भी बहुत पूछता है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। स्त्रीलिंग क्या होता है कि कवयित्री होता है। इसमें ये स्त्रीलिंग ना पूछ के ज़्यादातर पूछता है एग्ज़ाम में कि इसके शुद्ध इसका सही लिखने का तरीका क्या है। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है, तो हम वचन को हम डिनोट करते हैं संख्या से, क्योंकि आप देखें कि अगर वचन एक वचन होता है, बहुवचन, उसमें संख्या की बात होती है, ना कि प्रतिज्ञा बोली भाषा की होती है। अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ये सब किसके उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाववाचक में हम किसी की अच्छाई, मानवता, बचपन, ये सब हम फील करते हैं, ना कि उसको देख सकते हैं, ना कि उसको हम छू सकते हैं। जातिवाचक में क्या हो जाता है, पूरे कम्युनिटी के बारे में बात हो जाती है। अगर किसी को श्रीवास्तव हम बोल रहे हैं या पांडे बोल रहे हैं तो पांडे में एक व्यक्ति नहीं आता है, पांडे जात के जितने भी लोग बैठे रहेंगे वो सभी आ जाएंगे। व्यक्ति में राम श्याम हो जाएगा, राम श्याम किसी का भी नाम हो जाएगा। द्रव्यवाचक में दूध हो गया, दही हो गया, तेल हो गया, ये सब क्या है जिसको हम नाप तौल करते हैं, वो हमारे द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। निम्न कौन सा परिणाम बोधक विशेषण है। अगर हम परिणाम बोधक विशेषण की बात करें तो थोड़ा, ज़्यादा, थोड़ा, ये सब क्या है, परिणाम बोधक है। लेकिन कैसा, तिकोना, लाल, पीला, ये क्या है, परिणामवाचक नहीं है, ये गुणवाचक हैं। क्या है, गुण बता रहे हैं कि कैसा है, लाल है, पीला है, तिकोना है, ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण हैं। हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे हम लोगों ने उसको पढ़ लिया। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, कितने थे, 80 क्वेश्चन थे समथिंग, हम लोगों ने उनको एक ही वीडियो में पढ़ लिया है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए, एक दो अति लघु क्वेश्चन है, हम लोग उनको देखते हैं। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगी किसकी, अति लघु प्रश्नों की, जिसको आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैंने इंग्लिश के राजन सीरीज और पवन सीरीज दोनों को करा दिया। पवन सीरीज की वीडियो को मेरे देखिए इंग्लिश का, उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा है और उस पर लाइक कमेंट भी मिल रहा है। वो मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी गई है, आप उसको ज़रूर देखिए। आपको मैंने इतनी बारीकी से चीज़ों को समझाया है कि आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश को समझेंगे। वो लड़कियां जिनको इंग्लिश पढ़ने में बहुत डर लग रहा है, वो अगर मेरे उस इंग्लिश वीडियो को देखेंगी जाके तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा ही, साथ में उनको चीज़ें समझ भी आएगा और लगेगा कि हाँ मैं भी इंग्लिश में, मेरा इंग्लिश में इतना
कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा कि हाँ मेरा इंग्लिश में बैक नहीं लगेगा। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिए और अपने उन सभी दोस्तों को शेयर करिए जिनको इंग्लिश में डर लगता है। किस में इंग्लिश में डर लगता है उनको जाके बताइए कि ये क्लास है, आप तुम इसको देखोगी तो तुम्हारा नंबर इससे अच्छा आएगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश मैंने बहुत ही आराम से धीरे धीरे सरल भाषा में उसको पढ़ाया। इंग्लिश को मैंने इंग्लिश की तरीके ना पढ़ा के हिंदी के तरीके से पढ़ाया है, समझा के चीज़ों को। चलिए कुछ क्वेश्चन है इसके हम लोग पढ़ते हैं। ये कहानी का महत्व लिखिए। कहानी के महत्व की हम बात करें तो कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। बच्चों को कहानी हम लोग सुनाते ही क्यों हैं? बच्चों को कहानी सुनाने का उद्देश्य ही यही होता है कि बच्चों में ज्ञान की वृद्धि हो, बच्चे सोचें कि अच्छा ये मैम बता रही है तो इसके बाद ये चीज़ें होगी, या दादी कहानी ये सुना रही है तो इसके आगे ये होगा। बच्चों में एक तो इंटरेस्ट बना रहता है, चीज़ों को ध्यान देते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उनमें आगे क्या होने वाली है उसके लिए उनकी इच्छा होती है जानने की। इसीलिए कहानी में ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ विद्यार्थियों का क्या हो रहा है? सर्वांगीण विकास हो रहा है। बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण? हिंदी गद्य में सर्वाधिक अंश कहानी है। कहानी में घटनाओं का सजीव चित्रण है। क्या होता है कि इसमें सजीव चित्रण होता है। हम किसी भी चीज़ को इशारा करके, किसी चीज़ को भी दिखा के उन चीज़ों के बारे में हम क्या कर सकते हैं? कहानी सुना सकते हैं। इसलिए बच्चे उनका सजीव चित्रण देख सकते हैं, उन चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए बच्चों को कहानी सुनने में बहुत ही मज़ा आता है। कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए? कहानीकार में कौतूहल तथा जिज्ञासा बनाए रखना कहानीकार का प्रमुख कौशल है। अगर आप ये सुना दें कि एक राजा था और उसने अगर देखिए बचपन में सारे बच्चे क्या बनना चाहते हैं? शक्तिमान बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? शक्तिमान बनना चाहते हैं। अगर हम लोग बता दें कि शक्तिमान ने खाली टीवी में होता था, रियल लाइफ में नहीं होता है, लेकिन बच्चे नहीं मानेंगे। शक्तिमान की कहानी के लिए हम लोग क्या करते हैं? बच्चों से कहते हैं आप शक्तिमान बन जाइए और जल्दी से इन चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए, आप मिस्टर इंडिया बन जाइए। मिस्टर इंडिया क्या होता है कि मिस्टर इंडिया आपको दिखाई नहीं पड़ता है, हेलो मैं मिस्टर इंडिया बोल रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है कि बच्चे उधर कान लगा रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, सोच रहे हैं, अच्छा तो मिस्टर इंडिया ने ये कहा था, अच्छा तो इसके आगे क्या कहेगा। इससे क्या होगा कि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक लाइन से अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर आप देखते ही हैं, आप खुद बड़े हैं, बच्चे तो छोड़िए, आप खुद देखिए, आप बड़े हैं, अगर आप थ्योरी क्लास पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे कहानी को ज्ञान की वृद्धि होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। अगर आप ऐसे पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको कोई इंटरेस्ट, कोई मज़ा आएगा नहीं आएगा। लेकिन आप इसमें थोड़ा ठहराव देके चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और चीज़ें आपको समझ में आएगा। इसलिए कहानी हो या कोई भी चीज़ें हो, उसको थोड़ा ठहराव के साथ चीज़ों को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। कहानी में हम थोड़ा रोक के ज़्यादा ठहराव इसलिए लेते हैं क्योंकि कहानी और रोचक बनानी हम लोग को रहती है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है। अगर हम लोक कथा की बात करें तो लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जाती है। इसमें क्या होता है? लोक कथा के माध्यम से धार्मिक तथा शिक्षा पात्र की भावनाएं विकसित की जाती है। लोक कथा के ही माध्यम से हम बच्चों में, जैसे क्या होता है कि यूपी का जो बच्चा है, उत्तर प्रदेश का, वो अपने यहाँ के लोक नृत्य को तो वो जानता ही है। वो राजस्थान, गुजरात, कलकत्ता, जहाँ के भी जो लोक नृत्य है, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, वह उन सबको जानता है। इसलिए क्योंकि उस बच्चे को स्कूल में लोक नृत्य के माध्यम से हर जगह की संस्कृतियों की थोड़ी सी झलक उनको क्या की जा रही है? दिखाई जा रही है। इसलिए बच्चे को सारे अपने आसपास के जो चीज़ें, उन चीज़ों का ज्ञान रहता है। बस आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग जो बचे हुए वेरी शॉर्ट हैं मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा। अगर आप वहाँ नहीं ढूंढ पाइएगा तो आप मुझे मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊँगी और आप कहेंगे तो मैं एक कंप्लीट वीडियो
ले आऊँगी वेरी शॉर्ट की, आप वहाँ से उसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपकी और कोई इच्छा होगी और कोई वीडियो आप चाहते होंगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।